हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम सॉल्व करते हैं आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी को, दैट इज़ फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो चलो करते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो सेक्शन बी से 4 क्वेश्चंस करने हैं, बट हम ये सारे ही सॉल्व करेंगे अभी सेक्शन बी के। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में लिखा है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। ये टेबल में ग्राफिक कार्ड है, लैपटॉप अडेप्टर है, उसका मार्क प्राइस एंड रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। एंड लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। सो दिस इज़ वेरी इजी। तुम चाहो तो इसको कॉलम्स में बना करके करो या फिर डायरेक्टली लिख करके भी कर सकते हो। तो मैं अभी डायरेक्टली लिख करके करती हूँ कि सबसे पहले हम लिखते हैं ग्राफिक कार्ड। नाउ ग्राफिक कार्ड का एमआरपी दिया हुआ है, दैट इज़ मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹15,500 है और जीएसटी है 18%। सो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 15,500 होगा। और उसके बाद में 00 कटा ₹18 इंटू 155 करेंगे 2790, ये जीएसटी हुआ। और क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तुम डायरेक्टली जीएसटी भी निकाल सकते हो या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो 99%, दोनों को ऐड करो, टोटल में 2790 ही होगा। बिकॉज कुछ नहीं लिखा तो हम यही मानेंगे कि ये एक मतलब इंट्रा स्टेट है। टोटल 2790 ले आएंगे एंड देयरफॉर एसपी ऑफ ग्राफिक कार्ड हुआ 2790 प्लस जो मार्क्ड प्राइस है 15,500, यानी कि टोटल में रुपीज़ हुआ 90। $18,290। अब आते हैं लैपटॉप वाले पे, तो लैपटॉप का भी वैसे ही निकालेंगे। लैपटॉप अडेप्टर दैट इज़ एमपी, तो उसका है ₹1900। देयरफॉर जीएसटी होगा 28% दिया है, तो 28% ऑफ 1900 निकालो, 0 कट गया एंड 28 इंटू 19 करते हैं हम, 532 रुपीज़ हुआ। देयरफॉर एसपी हुआ 1900 एमआरपी, उसमें 532 ये ऐड किया इज इक्वल टू 2432। सो देयरफॉर टोटल बिल, नाउ टोटल बिल कितना होगा? सो टोटल बिल विल बी रुपीज़, ये ग्राफिक कार्ड का है 18,290 प्लस 2,432 लैपटॉप अडेप्टर का है, यानी कि टोटल में रुपीज़ हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो टू 20,722। दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सम, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और नीचे लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। दैट मीन्स ये हमको ये करना है फॉर्मूला से सॉल्व। सो ये हमारा सम है कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, गिवन इक्वेशन विथ जो जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू -2 है। देयरफॉर बाय फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट मीन्स -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू -2 इन रूट अपॉन 2 इंटू 7। -2 प्लस माइनस रूट में हो गया 4 प्लस हो गया ये 56 अपॉन 14। दैट मीन्स यहाँ सॉल्व करें अगर तो ये हुआ -2 प्लस माइनस 60
अपॉन रूट 14, सॉरी रूट 60 अपॉन 14, तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 60 जो है दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, ये हो रहा है अपॉन 14 होता है, यानी -2 प्लस -2 खाली बाहर जा रहा है, 2 रूट 15 अपॉन 14 होता है। अब तुम लोगों को रूट का दिया जाएगा टेबल, उसमें रूट 15 का वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने निकाला तो आया -2 प्लस -2 इंटू रूट 15 की वैल्यू आई 3.8729 आया, तो 873 भी ले सकती हूँ मैं, या सिर्फ 87 भी लो तो चलेगा, तो मैं 3.87 ही लेते हैं। चलो अपॉन 14 करते हैं, तो ये पार्ट को मैंने वापस से लिखा, अब ठीक से करते हैं। -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3.87 करो तो ये आएगा 7.74 अपॉन 14। अब दो पार्ट कर सकते हो, एक है -2 प्लस 7.74 अपॉन 14 और दूसरा है -2 माइनस 7.74 अपॉन 14। दैट मीन्स एक आया, एक में तो हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 5.74 अपॉन 14 आ रहा है, और दूसरा में दोनों ही ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, 9.74 अपॉन 14 आ रहा है। अब इसको काटते हैं, 2 से जा रहा है, 2.87 है, ये 7 से भी जा रहा है, पॉइंट गया, 0.41 आया इसका आंसर, और ये 2 से जा रहा है, 4.87 आया, और ये आगे नहीं कट रहा, तो -4.87 डिवाइडेड बाई 7 है। इसको मैं डिवाइड करके देखती हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर मेरा आया 0.695 माइनस में। ना हमको क्वेश्चन में बोल रहा है करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो इसका मतलब एक तो आंसर ठीक है 0.41, ये तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही है। इसको हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करेंगे तो 9 के आगे 5 है, यानी इसका एक पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 ऐड होगा तो ये 0.70 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूज ग्राफ शीट एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग्स ऑफ 54 मेडिकल स्टोर्स of the following table. Take 2 cm is equal to 500 units along x-axis and 2 cm is equal to 5 stores along y-axis, और ये रहा टेबल। तो सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम के लिए ये टेबल जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ, एंड x-axis और y-axis वाला पार्ट पूरा स्केल के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ। सो ये रहा, देखो मैंने ये बना दिया है स्केल, यहाँ पे लिख भी दिया ऊपर में जो दिया था, और उसके अकॉर्डिंग ये सारा जो है 4000 4500 करके डेली अर्निंग्स, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 स्टोर्स करके 20 स्टोर्स तक यहाँ दिखा दिया। तो पहला दिया हुआ है 4500 टू 5000 में 20 है, तो फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मैं 4500 टू 5000 में 20 तक का एक बार खींच लेती हूँ। फिर दिया हुआ है 5000 टू 5500 में 14 है, तो ये रहा 15, ये है 10, तो 11 12 13 14 ये रहेगा। मतलब अगर हम 2 लें तो 2 लाइंस को 1 यूनिट मान रही हूँ, 1 मेडिकल स्टोर मान रही हूँ, तो ये हमारा 14 हमको मिल जाता है। उसके बाद में बोल रहा है 5500 टू 6000 12 है, तो वैसे ही ये 10 है, तो 1 2 ये 11, फिर 1 2 ये 12, तो 12 का हमको मिल गया, तो 12 तक खींच लेते हैं, 6000 का हो गया 12 तक का। नेक्स्ट 6500 तक दिया है 5 तो क्लियरली मार्क्ड है, तो बहुत इजीली 5 वाला पार्ट हो गया मार्क। और नेक्स्ट दिया है 6500 टू 703, तो 5 है, तो अगेन 0 से 2 को 1 मानते हैं, तो ये हुआ 1, ये 2, और ये मेन जो बिगर लाइन मतलब डार्क लाइन है उसके ऊपर वाला पार्ट। सो यहाँ तक आएगा हमारा 3, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब हमको बोल रहा है कि इससे हमको मोड पता करना है, तो मोड पता करने के लिए जो लॉन्गेस्ट बार है, यानी कि ये जो है इसके दोनों कॉर्नर से, मान लो इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो इस ए से इसके एडजेसेंट हिस्टोग्राम पे एक लाइन खींचूंगी मैं, जो टच किया हुआ है उससे एक लाइन खींचते हैं, और बी से
इसके इधर मतलब प्रीसीडिंग वाले बार पे हमको लाइन खींचना है, तो क्योंकि वो हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कॉर्नर, क्योंकि वो 0 था तो यहाँ कुछ बार नहीं है, तो इधर में हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ तक लाइन खींचते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है हिस्टोग्राम, ऐसा हमने आज तक नहीं किया है। दोनों तरफ बार रहता ही हमेशा, बट इसमें नहीं है। अब देखो हमको ये मिल गया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो जिससे एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हमारा जो मोड है वो क्या होगा। तो ये पॉइंट पे हमारा मोड बन रहा है। अब ये पॉइंट क्या है, देखो 4500 और 5000 के जो मिड पॉइंट होता है वो तो 4750 होता है। तो 4750 से तो ये ज़्यादा ही है, ये 4800, 4750 समझ लो ये हुआ, ये 4800, 4850, 4890, ये 4850 अराउंड है। तुम ये मान 4850 से भी ज़्यादा ही है। देखो ये 4750 है, तो उसके बाद में 4800, 4800 के बाद 4850, 4850 और 4900 के बीच का कोई पार्ट है, तो तुम इन दोनों के बीच के पार्ट में है तो तुम इसको 4850 और 4900 के बीच का पार्ट ले लो, माने 4880 ले लो, दैट वुड बी करेक्ट। बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेट होता है तो 4850 और 4900 के बीच कुछ भी लेते हो वो माना जाएगा। तो वी हैव टेकन 4880। हमारा 5 पार्ट 1 है, A इज इक्वल टू 3 - 2 - 1 4, ये मैट्रिक्स दिया है। B मैट्रिक्स है 6 1, C मैट्रिक्स है -4 5। इवैल्यूएट AB - 5C, बहुत ही इजी सम है। देखो सबसे पहले AB निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 6 हुआ 18, कर लेते हैं चलो 3 × 6, और ये है इधर -2, सो -2 × 6, सॉरी 1, ये पार्ट हो गया। अब नीचे आते हैं, -1 × 6 + 4 × 1, ये ए बी हमारा आ रहा है 18 - 2 और नीचे है -6 + 4, दैट मीन्स 18 - 2 हुआ 16 और ये हुआ -2। तो ये हमारा ए बी आया। अब हमको करना है ए बी -5C, दैट इज इक्वल टू ए बी हम लिखेंगे 16 और ये -2, -5 × C हमको दिया हुआ है -4 और नीचे है 5, ठीक है। तो 16 -2 है और माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो तो -20 और ये 25 होता है। तो 16 -20 दैट इज 16 + 20 -2 -25, यानी कि 16 + 20 हो रहा है 36 और -25 और -2 -27 हो रहा है। सो दिस इज द आंसर। 5 पार्ट 3 में देखो लिखा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, द टेंजेंट PT मीट्स द डायमीटर RQ प्रोड्यूस्ड एट P, प्रूव ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTR, ये पहला है। एंड पार्ट बी बोल रहा है, इफ PT 6 है, QR 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, तो हमको सबसे पहले PQT और PTR इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अब PQT एक ट्राइंगल है और एक है हमारे पास में PTR पूरा बड़ा वाला। इनमें दो चीज़ें क्या हो सकती है, एक तो एंगल P कॉमन है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल PTR में एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, रीज़न दे दो, कॉमन है। ओके चलो ये तो नंबर 1 हुआ। एक और हमको देखना है, PQT ट्राइंगल में QT कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी है और कॉर्ड ऑफ द सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट के। दैट मीन्स QT ये जो कॉर्ड है यही दूसरे साइड में जहाँ पे एक एंगल बना रही है सर्कल पे, यानी कि यहाँ R पे, तो ये एंगल T और ये एंगल R इक्वल है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट के थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो PQT ट्राइंगल का एंगल T, तो दैट इज एंगल T या फिर एंगल PTQ लिख दो। एंगल PTQ इक्वल है PTR के R के, यानी PRT एंगल के इक्वल है। रीज़न हम देंगे एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट।
तो इसलिए ये सिमिलर तो चलो बहुत इजीली प्रूफ हो गया, ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTR AA एक्सियम से। ठीक है, पहला चीज़ तो प्रूव हो गया। ये नंबर A था। अभी नंबर B में बोल रहा है कि PT 6 है। तो अच्छा, क्योंकि ये सिमिलर है तो हम जो SSS प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो ये मैंने बहुत बार कहा है कि अगर ट्राइंगल में क्लियर नहीं हो रहा है किस किस को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले, तो ट्राइंगल बना लो। अब PP इक्वल है, इधर इधर लिख दो, T और R इक्वल है तो इधर और इधर मतलब एक ही साइड में लिख दो। बचता क्या है, PTQ में Q और PRT में T बचता है। तो अब हम इजीली बोल सकते हैं कि PT मतलब लेफ्ट एंड लेफ्ट, PT अपॉन PR इज इक्वल टू PQ अपॉन PT, PQ अपॉन PT इज इक्वल टू TQ अपॉन RT, TQ अपॉन RT। ठीक है, तो हमको PQ चाहिए ना, तो हम पूरा PR भी ले सकते हैं, यानी हम ये वाला लेंगे एक, तो एक ये लेंगे, TQ RT की ज़रूरत नहीं है। तो PT अपॉन PR इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, खाली इससे हम सॉल्व करते हैं। PT हमारे पास 6 दिया हुआ है, PR हमको नहीं मालूम PR, लेकिन QR मालूम है 9 है, तो हम PQ प्लस 9 लिखते हैं। इसको हम लिख देते हैं PQ प्लस 9। PQ तो हमको निकालना ही है और PT हमको अभी हमने किया ही था कि 6 है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमको PQ ही निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ स्क्वायर प्लस 9PQ इज इक्वल टू 36 होता है। अब PQ स्क्वायर को अगर x ले लो तो ईजी होगा, मतलब PQ को अगर x ले लो, लेट PQ भी x सेंटीमीटर। तो देखो हमारा सम एक ऐसा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि PQ स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 9x और इसको इधर ले लो तो -36 इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, 36 चाहिए हमको, 9 4 जा 36 तो नहीं हो रहा है, 12 3 जा 36 में 12 माइनस 3 9 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू -12 आएगा या x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ऑब्वियस है कि x जो है वो 3 होगा, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर x PQ माना था तो PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है 5 फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और ये हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सो इसमें हमको फैक्टर दिया हुआ नहीं है कोई भी, किससे हम मतलब डिवाइड करें, बट हमको फैक्टराइज करना है। तो हम ट्रायल मेथड से करेंगे। तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू हम क्या लें जिससे कि ये पूरा पार्ट 0 आ जाए। तो हम जब लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -2 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये पूरा आंसर 0 आ जाता है। सो लिख सकते हैं कि x देयरफॉर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। अच्छा, हम चलो सॉल्व कर देते हैं, -2 से कैसे आता है। तो लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल टू -2। तो यानी कि 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 25 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू -2 प्लस 10 इज़ इक्वल टू -8 इंटू 6 -48। ये हो गया -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू प्लस 25 प्लस 100। ये हुआ -62 प्लस 10। तो माइनस माइनस ऐड करो तो होता है -110 और प्लस 110, यानी कि 0 हो रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉलिनोमियल इन x है। ओके, नाउ अब क्योंकि एक फैक्टर मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, उसी से इस पूरे पॉलिनोमियल को नॉर्मल जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे अब डिवीज़न कर सकते हैं। एक बार हमने निकाल दिया। अच्छा, एक पार्ट और जो मैं बताना भूल गई कि ये 0 आया है, तो ये पार्ट लिखोगे कि यहाँ पे इस पार्ट में एक चीज़ लिख दो, देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम, क्योंकि तुमको ये एक बार तो बताना पड़ेगा कि फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हो। अब हम इसको करते हैं, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 6x क्यूब प्लस 6 2 12x स्क्वायर माइनस होगा, ये कटा 13x स्क्वायर प्लस 31x, तो प्लस 13x से मल्टीप्लाई करो, 13x स्क्वायर प्लस 26x माइनस करो, ये कटा 5x
+10, तो +5 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा कट जाता है, माइनस माइनस 0। तो 6x² + 13x + 5 जो हमारा आया, इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। 6 5 जा 30 चाहिए, +13 चाहिए, तो 10 3 जा 13 से लेते हैं। 6x² + 10x + 3x + 5, 6 2 कॉमन जा रहा है, 2x, 3x + 5 प्लस यहाँ 1 कॉमन जा रहा है, कुछ नहीं है इसलिए 3x + 5, दैट मीन्स 3x + 5 एंड 2x + 1 है। देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x इज़ इक्वल टू, इसके पूरा फैक्टर करो तो ये दो तो है ही, 3x + 5 है, 2x + 1 है, और जो पहले आया था x + 2 है, ये कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है, ABCD इज अ स्क्वायर वेयर B1, 3, D3, 2 are the end points of the diagonal BD. Find number A the coordinates of point of intersection of the diagonals AC and BD, and number B दिया है the equation of the diagonal AC. Okay, let's do this sum. Now पहला पूछ रहा है coordinates of point of intersection of diagonal AC and BD. तो ये एक स्क्वायर है और उसके डायगनल्स जो मीट करते हैं वो दोनों जहाँ पे मीट करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो AC और BD का दोनों का मिड पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट O है, यानी हमको BD का मिड पॉइंट चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, therefore O is the midpoint of BD. Therefore coordinates of O अब निकाल लो by midpoint formula, that is x1 + x2 by 2 और y का होगा y1 + y2 by 2, यानी कि 1 + 3/2 और 3 + 2/2, 4/2, 5/2, ये तो 2 हो रहा है, यानी कि 2, 5/2, ये तो तुम्हारा पहला का आंसर आ गया ए का, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है कि AC का इक्वेशन निकालो। तो AC और BD दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो वो लिख दो नंबर बी में सबसे पहले, दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर perpendicular on each other, therefore slope of AC मान लो m1 into slope of BD मान लो m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यही है इक्वेशन में कि दो परपेंडिकुलर हो तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, हमने अभी तक BD का स्लोप नहीं निकाला, तो चलो अभी निकाल लेते हैं। m1 इंटू, इसका स्लोप पहले निकालना चाहिए था बट मैं भूल गई, तो अब निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसका मतलब y2 - y1 3 - 2 अपॉन x2 - x1 1 - 3। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि ये पहले करना चाहिए था तो नीट लगता, is equal to -1, so m1 is equal to -1 into -2 हो रहा है, यानी m1 is equal to 2 आएगा। ये हमारा स्लोप आ गया। therefore इक्वेशन ऑफ AC हम पॉइंट स्लोप फार्मूला से निकाल लें, दैट इज़ y - y1 is equal to m into x - x1, ठीक है। तो y माइनस AC जो है ये O पॉइंट से जा रहा है ना, तो O का तो हमको पता है 2, 5/2 है, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं। तो 2, 5/2 यानी y1 क्या है 5/2, स्लोप क्या है 2, x माइनस x1 क्या है 2। अब सॉल्व करो, y - 5/2 इज इक्वल टू 2x - 4, एलसीएम लेते हैं, 2y - 5 इज इक्वल टू 2x - 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 को इससे करो तो 4x - 8 इज इक्वल टू 2y - 5 होता है, और सब कुछ उधर रखो, इधर कर देती हूँ मैं। तो 4x - 2y माइनस ये इधर -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन।
नाउ 6.2 दिया है, प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये आइडेंटिटी का सम है, लेट्स सॉल्व दिस। सो हम इसका LHS वाला पार्ट लिए और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले इसको हम रूट को रखते हैं और इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम रूट के अंदर ही LCM निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर LCM में आएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल करो तो रूट के अंदर ही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होकर के हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इंटू यार दोनों ही स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गए एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया। नाउ 6.3 है, द फर्स्ट द लास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 98, 1001 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स n एंड सेकेंड निकालना है सम ऑफ द n टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स n के लिए हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म l है तो l इज़ 1001, हमको वैल्यू पता है। a है 98 प्लस ये कौन सा नंबर में टर्म है ये नहीं पता, इंटू d पता है हमको 7। सो 1001 98 प्लस 7n माइनस 7, 1001 इज इक्वल टू 98 माइनस 7 कर लो, 91 प्लस 7n तो 7n हो गया 1001 माइनस 91 दैट मीन्स 910 एंड ये 7 इधर आता है तो हमारा आंसर आ गया 130 टर्म्स हैं n। पहला आंसर तो आ गया। सेकेंड आंसर बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स। तो क्योंकि फर्स्ट और लास्ट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो ये फास्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है 130 है डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमको पता है 98 है, लास्ट टर्म हमको पता है 1001 है। तो सॉल्व करते हैं। 130 अपॉन 2 करें 65 इंटू इन दोनों को ऐड करें तो 8 और 1 9 1099 होता है। तो 1099 को बस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमारा आंसर आया 71435। दिस इज द आंसर। Okay, now question number 7 part 1 is a box contains some green, yellow and white tennis balls. The probability of selecting a green ball is 1 by 4 and yellow ball is 1 by 3. If the box contains 10 white balls, then find number A total number of balls in the box and number B probability of selecting a white ball. So these are the informations. Total number of white balls 10 हो गए, B green ball, probability of green ball 1 by 4, probability of yellow ball 1 by 3 है. Now let the number of total balls हम x मान लेते हैं. तो total balls अगर x है, therefore probability of getting a white ball कितनी होगी? तो क्योंकि पता है वाइट बॉल 10 है और टोटल x नंबर ऑफ बॉल्स है तो 10 बाई x हो गया. अब तीन ही तरीके की बॉल है, ग्रीन, येलो एंड वाइट, और तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमको पता है. तीनों को ऐड करने से 1 आना चाहिए, क्योंकि इन टोटल जब रहता है नीचे भी टोटल हो और ऊपर भी टोटल हो तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी और 10 बाई x मतलब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मिल करके 1 होनी चाहिए. नाउ सॉल्व इट. सो ये हो रहा है 4 3 ज़ा 12x, 3x प्लस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 1, या फिर 7x प्लस 120 इज इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12x हुआ. नाउ 7x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 120 है, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 120. तो x यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमको पता चल गया 120 बाई 5 है, दैट इज़ 24 बॉल्स है. तो ये तो A पार्ट था, तो चलो A पार्ट यहाँ देखते हैं. A पार्ट तो हमको पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स 24 है.
अब पार्ट बी पूछ रहा है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल। अब हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या है, दोनों चीज़ें हमको मालूम है ना, 10/x है ना, यानी 10 बॉल्स वाइट है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 24 है। कट रहा है, काट दो। सो 5/12 इज़ द प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ द आंसर। नाउ 7 पार्ट 2 है, अ कोन एंड अ स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर, यानी दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 3 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज़ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही ईजी सम है। कोन का रेडियस हाइट दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस सेम है यानी 3 सेंटीमीटर। दोनों को मेल्ट करके हम सिलेंडर बना रहे हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, दैट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³ इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r² h। तो r और h दूसरा ले लिया। अब इसमें देखो 1/3 पाई और r², ये तो कॉमन चला गया, बचता क्या है h प्लस एक इसका 4, यहाँ का 4 और r इज़ इक्वल टू यहाँ बच रहा है पाई r² h। पाई और पाई तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 1/3 मल्टीप्लाइड बाई r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, h यानी 12 प्लस 4r, 4 3 ज़ा 12 ही होता है, इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इनटू ये h हमको हाइट चाहिए। सो ये तो 4h हुआ और यहाँ 12 एंड 12 24 होता है, ये कट रहा है 3 इंटू 24 कितना होगा, चलो करते नहीं है, बाद में ऐसे ही पता चल जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 4 होता है, यानी कि 18 सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये आ गया। नाउ 7 पार्ट 3 लिखा हुआ है, इन द गिवन डायग्राम ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये थोड़ा सा ऐसे डायग्राम जैसे गौच-फौच लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर है, पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड PQ इज़ द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट E, ये तो बाहर दिया हुआ है बिल्कुल। एंड गिवन AEP एंगल इज़ 70 डिग्री। AEP जो है वो टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में है। यस, कॉर्ड जो BE है छोटे वाले सर्कल का है, या पूरा यही मानो, पर छोटे वाले सर्कल का BE कॉर्ड है। BE कॉर्ड और टेंजेंट PE के बीच का एंगल 70 डिग्री। एंगल BOC इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। BOC एंगल जो है वो 110 डिग्री है। हमको एक तो पता करना है एंगल ECB, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल, और एंगल BEC मतलब कि ये वाला एंगल। एंगल BFC मतलब ये वाला एंगल, और DAB मतलब बड़े वाले सर्कल में एक एंगल, ये वाला एंगल A। ठीक है। नाउ कॉम्प्लिकेटेड इससे इसका मतलब ये नहीं है कि ये सम भी टफ होगा, सम इजी होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी उतने ही मिलेंगे हमको। हम आराम से करते हैं। सबसे पहले एंगल ECB पता करना है। देखो ध्यान से, छोटा वाला सर्कल को सिर्फ देखो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, बड़ा वाला सर्कल और भूल जाओ। छोटे वाले सर्कल में BE इज़ द कॉर्ड और टेंजेंट है PE, तो कॉर्ड BE और टेंजेंट PE के बीच में एंगल बन रहा है 70 डिग्री। और एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट बोलता है यही BE कॉर्ड अगर ऑपोजिट साइड में बनाए सर्कल के, यानी कि जो एंगल C बन रहा है, तो वो एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब कि एंगल ECB जो होगा वो तो हमको मिल गया, ये तो 70 डिग्री ही सेम होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू एंगल BEP। BEP बोलो या AEP बोलो, एक ही बात है। तो चलो हमको ये तो मिल गया 70 डिग्री है, 70 डिग्री जो है हमको एक मिल गया EC। नाउ नेक्स्ट आता है एंगल BEC पता करना है। तो यही छोटे वाले सर्कल में देखो,
ये बी सी जो कॉर्ड है ये एक एंगल बना रहा है सेंटर पे ओ पे 110 और वही बी सी कॉर्ड ई पे बना रहा है बी ई सी एंगल। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सो 110 का आधा कितना होता है 55 डिग्री। इसका मतलब हमको ये एंगल भी मिल गया, ये 55 डिग्री है। और मैं ये चीज़ यहाँ पे भी लिख देती हूँ, बी ई सी कितना हो गया, बी ई सी इज इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। ये चीज़ हो गई बी ई सी। नाउ नेक्स्ट आता है एंगल बी एफ सी। नाउ बी एफ सी देखो सेम तरीके से हम अगर देखें ये सेंटर में मतलब वही छोटे वाले सर्कल में सेंटर पे बी सी कॉर्ड बना रहा है 110 डिग्री। बट अगर हम दूसरे साइड देखें यानी कि रिफ्लेक्स एंगल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर ऐसे समझो तो 360 डिग्री होता है टोटल, तो 360 से माइनस कर दें अगर हम ये 110 डिग्री तो हमको रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा, वो हुआ 250 डिग्री। 250 डिग्री ये आया है एंगल ओ। और अब देखो ये जो एंगल बी एफ सी हमको पूछ रहा है, ये एंगल बी एफ सी जो है ये इसी 250 डिग्री का हाफ होगा। सेम थ्योरम को अगर हम यूज़ करें दैट एंगल एट द सेंटर इज़ डबल ऑफ एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सो बी एफ सी होगा कितना डिग्री, 250 का आधा। 250 का आधा कितना होता है, 250 का आधा होता है 125 डिग्री। तो बी एफ सी भी मिल गया। मैं ये चीज़ यहाँ पे भी अगेन लिख देती हूँ, बी एफ सी इज़ इक्वल टू हो गया 125 डिग्री। नाउ नेक्स्ट आता है लास्ट वन दैट इज़ एंगल डी ए बी, जो बड़े वाले सर्कल में है डी ए बी। नाउ देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए बी सी डी में ही ये जो डी सी लाइन है इसको ही हमने जब एक्सटेंड किया, ठीक है, दिख रहा है ये डी सी लाइन जो है इसी को एक्सटेंड कर रहे हो, ये ई तक जा रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल बी सी ई हुआ ना 70 डिग्री जो लिखा हुआ है। सो हमारे पास एक थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दैट एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री ये इक्वल होगा इस इंटीरियर एंगल के दैट इज़ 70 डिग्री। यानी एंगल डी ए बी भी हमको मिल गया दैट इज़ 70 डिग्री। नाउ 8.1 है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो हमारे पास एक इन इक्वेशन दिया हुआ है एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। सो लेट अस डू दिस सम। नाउ ये जो सम था इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि दो साइन थे ना, एक जगह लेस देन इक्वल टू था, एक जगह लेस देन था। अब हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इसमें -x/3 और ये x वाला पोर्शन भी इधर लाओ, -x/2 लेस देन इक्वल टू -7/3 + 4 होता है। एलसीएम लिए तो 3 2 जार 6 हो रहा है, 3 2 जार 6 तो 2x -2x -3x लेस देन इक्वल टू ये 3 है -7 + 12 हुआ। इसका मतलब -5x/6 लेस देन इक्वल टू 5/3 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -15x इज़ लेस देन इक्वल टू 30 -x इज़ लेस देन इक्वल टू 30/15 दैट इज़ 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 तो हमको मिलेगा -x की जगह x लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की जगह -2। ये तो एक पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट इधर आता है, सॉल्व करते हैं इसको भी। ये पार्ट चलो x/2 और इसको इधर भेज देते हैं, -7/6 + 7/3 हो जाता है। तो x/2 होगा, एलसीएम लिया 6 -7 + 3 2 6 2 7 14। सो x/2 लेस देन -7 + 14 7 होता है, 7/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x इज़ लेस देन 14 तो x इज़ लेस देन 14/6 आया यानी 7/3। या इसको और नीटली मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में समझने के लिए लिखो तो लेस देन 7/3 मतलब 3 2 6 1 3 2 एंड 1/3 से ये छोटा है। तो अब सॉल्यूशन सेट कैसे बनाओगे इसका? सॉल्यूशन सेट दैट इज़ इक्वल टू, तुम बोल रहे हो पहले कि x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है और दूसरा ये पार्ट बता रहे हो कि -2 है, फिर x उससे बड़ा है, फिर 2 1/3 लिखो या 7/3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। और क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसको हम दिखाते हैं
तो -2 से चालू हो रहा है, -2, चलो -3 भी दिखा देते हैं, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब ये 2 1/3 कहीं यहाँ पे होगा, तो 2 1/3 से छोटा है इसलिए हम एम्प्टी सर्कल रखते हैं, एंड -2 के बराबर भी है तो इसमें हम पूरा इसको क्लोज कर देते हैं, मतलब भर देते हैं, फुल सर्कल रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये रियल नंबर है तो यहाँ से यहाँ तक के हर नंबर आएंगे। सो दिस इज नंबर लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8/2 मीन का सम है। एक टेबल दिया है, लिखा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेट्रोल प्राइजेस पर लीटर फॉर अ पीरियड ऑफ 50 डेज। प्राइस एंड नंबर ऑफ डेज के टेबल दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द मीन प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर टू द नियरेस्ट रूपी यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सो चलो इसका टेबल बनाते हैं। तो ये मैंने इसका टेबल बना दिया। प्राइस जो लिखा हुआ था प्राइस लिख दिया, एक्स के लिए अभी जगह छोड़ी है, फ्रीक्वेंसी दिया था, और स्टेप डेविएशन मेथड है तो हमको यू आई चाहिएगा, दैट इज xi माइनस ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास विथ सी। क्लास विथ यहाँ 5 का दिख ही रहा है हमको, fi ui बाद में चाहिएगा। तो सबसे पहले हम x निकालते हैं। x क्या होता है, इन दोनों का मीन, इन दोनों का क्लास मार्क, यानी 85 प्लस 90 175 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 87.5, तो ये 87.5 हुआ। नेक्स्ट वैसे ही 90 और 95 कितना होता है, ये होता है 185, 185 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये होता है 92.5। तो हमको आइडिया हो गया कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो अभी 5 का डिफरेंस करके हम खुद ही ले सकते हैं। 97.5 है, ये 102.5 है, ये 107.5 है, ये x आ गया। इसका हम अज्यूम्ड मीन ये ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a मान लें। तो अब यू आई चाहिए xi माइनस ए अपॉन सी। तो xi माइनस ए मतलब 87.5 में से 97.5 माइनस करते हैं, -10 आता है, -10 डिवाइडेड बाई 5 करो, -2 आएगा। फिर ये डिवाइड करते हैं, 92.5 माइनस 97.5 -5 डिवाइडेड बाई 5 होगा -1, ये पार्ट आएगा 0, इसको सॉल्व करोगे ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो नाउ fi ui निकालते हैं, मतलब दिस इंटू दिस, -24 -10 0 15 1 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10, और अब इनका सम निकालते हैं। इसका तो सम 50 है, इसका निकालते हैं। सो इसका सम आया -9। अब ये रहा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, दैट ए मीन इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, या सम, सिग्मा मतलब सम। अब अज्यूम मीन हमने लिया 97.5 प्लस क्लास विथ हमको पता है 5 है, सम ऑफ fi ui हमारा आया है -9 और fi का सम था 50। नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कट रहा है, पहले काटोगे ध्यान रखो, ये पहले प्लस मत कर देना, बॉडमस रूल होता है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट याद रखनी चाहिए। 97.5 और ये -9/10 है, मतलब कि -0.9 है, यानी 97.5 माइनस 0.9 करना है, तो आंसर होगा तुम्हारा 96.6 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8/3 में लिखा है, इन द गिवन डायग्राम ABC इज अ ट्राइंगल एंड BCFD इज अ पैरेललोग्राम, AD इज टू DB इज इक्वल टू 4:5, EF 15 सेंटीमीटर, और हमको ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है, AE इज टू EC, फिर DE, फिर BC। सो देखो पहला पार्ट जो है AE इज टू EC निकालना, वो तो बहुत ईजी है, बिकॉज यहाँ हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, कि एक ट्राइंगल के कोई भी एक लाइन DE किसी भी एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी 2 साइड को वो प्रोपोर्शनली बांटती है, तो यानी AD इज टू DB इज इक्वल टू AE इज टू AC। तो हम सिंपली लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem लिखो या थेल्स थ्योरम लिखो। सो मैंने लिखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हुआ, AD is to DB will be equal to AE is to EC, therefore AE is to EC भी वही होगा जो दिया हुआ है, यानी 4:5। तो पहला आंसर तो बहुत इजीली आ गया।
नंबर बी में बोल रहा है डी की वैल्यू निकालनी है। ना देखो बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम दिया है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी बी सी और डी एफ इक्वल है। तो हमको डी एफ की वैल्यू नहीं पता, ऑब्वियसली डी ई तो निकालना है, लेकिन बी सी इतना मालूम है कि जितना डी एफ है, यानी जैसे डी एफ है 15 प्लस डी ई, तो बी सी भी 15 प्लस डी ई होगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, डी ई प्लस 15 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं जिनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। वो हम लेंगे इन ट्राइंगल, एक छोटा वाला ले लो ए डी ई और एक पूरा बड़ा ले लो ट्राइंगल ए बी सी। और क्योंकि दो लाइन इसमें पैरेलल मिल रही है तो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल बी और एंगल ई इज़ इक्वल टू एंगल सी, और दोनों का रीज़न एक ही है, दैट वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दोनों का मैंने एक ही रीज़न दे दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देयरफॉर एंगल ए डी ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के बाई एंगल एक्सियम हो गया। और इसलिए एस 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 के अकॉर्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें चाहिए क्या, हमको ए डी अपॉन डी बी एक ले लेते हैं, एक हमको जो नीचे वाला डी बी सी चाहिए ये ले लेते हैं। तो देखो ए डी अपॉन ए बी क्या है, ए डी अपॉन ए बी हो गया, ए डी तो 4 था और ए बी जो है वो ए डी प्लस बी डी ही तो है, यानी कि 4 + 5 है 9 है, यानी डी ई बाई बी सी भी यही होगा। डी ई बाई बी सी भी क्या है, 4/9 है। सो अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 4/9 इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी की जगह ये डी ई प्लस 15 सेंटीमीटर ही तो है, ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ भी बताया भी है, ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 डी ई इज़ इक्वल टू 4 डी ई प्लस 60 होता है, यानी 9 डी ई माइनस 4 डी ई 5 डी ई इज़ इक्वल टू 60। तो डी ई की वैल्यू हमारी आ गई 60/5 है। 60/5 है मतलब 12 सेंटीमीटर है, डी ई आ गया। तो अब सी निकालना यानी बी सी निकालना तो बहुत ईजी है। बी सी क्या है, बी सी है डी ई प्लस ई एफ। डी ई अभी अभी निकला 12, ई एफ हमको पता ही था 15 है, इसका मतलब 27 सेंटीमीटर। ये हमारे तीनों वैल्यूज़ निकल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 है, अमित टेक्स 12 days less than the days taken by Vijay to complete a certain work. If both working together takes 8 days to complete the work, find the number of days taken by Vijay to complete the work working alone. Now ये सम जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट हम इसको सॉल्व करते टाइम में टाइम एंड वर्क के रूल को यूज़ में लेंगे। टाइम एंड वर्क तुम लोगों ने किया है क्लास 8 में, जहाँ पे हम 1 days वर्क निकालते थे जब भी कोई 2-3 जन साथ में काम करते थे। अगर याद नहीं है तो मेरा वीडियो चेक कर लो ये वाला। नाउ चलो करते हैं ये वाला पार्ट। लिखा है अमित टेक्स 12 days लेस, और क्वेश्चन भी ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बिजॉय टू कंप्लीट द वर्क। सो लेट अस से दैट लेट बिजॉय टेक्स x days to complete a work. Therefore, Bijoy's 1 day's work is equal to 1/x part. अमित को कितना लगता है, अमित टेक्स 12 days less than, that means x minus 12 days to complete a work. Therefore, अमित का भी 1 day's work निकाल देते हैं। सो अमित्स 1 day's work, तो जो भी काम करें उसका हमको 1 day's work निकालना है, तो इसका भी निकल जाएगा 1/x minus 12th part। और दोनों साथ में करते हैं और लिखा हुआ है कि 8 days में कंप्लीट करते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं therefore अमित एंड बिजॉय, मतलब ए और बी ले, दोनों का ही 1 day's वर्क कितना हो रहा है, एक 1/x minus 12 ले रहा है, एक 1/x ले रहा है, दोनों मिलके काम करते हैं तो इतना पार्ट ख़त्म होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मतलब कि एलसीएम लेते हैं। x प्लस x minus 12 यानी कि 2x minus 12 अपॉन
x minus 12th part. Therefore, number of days taken to work together, वो कितना होगा? अगर एक दिन में इतना पार्ट करते हैं तो नंबर ऑफ डेज होगा, इसका जो पार्ट है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 ये पूरा पार्ट, या फिर अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो उसको सिंपली भी उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो। इतना डेज लग रहा है, ये डेज, लेकिन डेज से यहाँ दिया हुआ है 8 डेज। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि ये जो x माइनस 12 अपॉन 2x माइनस 12 लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 12x इज़ इक्वल टू 16x माइनस 12 8 ज़ा 96, या फिर सबको एक तरफ लाओ, माइनस 16x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 28 है और हमको मल्टीप्लाई करके 96 चाहिए, प्लस माइनस करके 28। तो 96 16 6 जार होता है, बट वो नहीं हो रहा, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ट्वेंटी 4 और 4 हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 24 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 24। सो x माइनस 24 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर x इज इक्वल टू 24 है और x इज इक्वल टू 4 है। तो ये दो आएगा, या तो विजय को पूरा एक काम ख़त्म करने में 4 दिन लग रहे हैं, या पूरा एक काम अकेले ख़त्म करने में 24 डेज़ ले रहा है। सो इन दोनों में ऑब्वियस है कि 4 डेज़ तो वो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज जब विजय और अमित दोनों साथ में काम करते हैं तो भी उन लोगों को 8 दिन लगता है, तो अकेला काम करेगा तो 8 दिन से कम में तो कर ही नहीं सकता। दैट इज़ वाई 24 विल बी द एक्चुअल आंसर। नाउ 9.2 है, यूज़ अ ग्राफ शीट फॉर दिस इक्वेशन। डेली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स वर्किंग एट अ साइट आर गिवन। ये टेबल दिया हुआ है और हमको यहाँ पे स्केल भी दे दिया। यूज़ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज़ एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 वर्कर्स, एक्स और वाई एक्सिस में। उजाइव ड्रॉ करके ये 3 चीज़ें पता करनी है, मीडियन वेजेस, इंटरक्वार्टाइल वेजेस, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ वेजेस, और नंबर सी परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस अबव 475। तो सबसे पहले टेबल में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, वो निकालते हैं, फिर ओजाइव करते हैं। सो ये देखो मैंने टेबल में जो लिखा हुआ था टेबल का पार्ट वो तो बता दिया, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल सारा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले का तो 8 ही होगा, दूसरा होगा 8 प्लस 15 दैट इज़ 23, 23 प्लस 20 दैट इज़ 43, 43 प्लस 30 दैट इज़ 73, 73 plus 25 that is 98, 98 plus 15 113, 113 प्लस 7 इज इक्वल टू 120 हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी है 120 वर्कर्स हैं, तो हमको पता है n इज इक्वल टू 120 है, 120 है मतलब even है। तो even के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n/2th टर्म होता है मीडियन। तो n/2th टर्म यानी कि 120/2 यानी कि 60th टर्म होना चाहिए। अब वो 60th टर्म हम उजाइव से करते हैं। तो ये मैंने उजाइव के लिए जो स्केल बोला था, वो स्केल से रिलेटेड एक्स वाई एक्सिस में सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, अब हम करते हैं अपना प्लॉटिंग का काम। तो प्लॉटिंग में हम कैसे करते हैं? सबका हम अपर क्लास इंटरवल होता है उसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट लेते हैं। तो पहला का होगा 308, यानी 300 के साथ 8 को लो। अब यहाँ पे 8 कैसे लेना है? तो क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये 20 है, यानी ये जो 10 दिए हुए लाइंस वो 20, यानी एक एक को 2 मानना है। तो 300 में 8 मतलब 2 4 6 8, तो एक हमको 8 का यहाँ मिल गया। फिर 350 में 23 है, तो 20 ये रहा, 22 ये रहा, तो 23 क्या होगा? ये 22 24 के बीच की लाइन, ये बीच के पॉइंट को बोलोगे। फिर 400 के साथ में है 43, सेम वे 40,
42 और ये 43 है बीच का पार्ट। 450 के साथ में हमको चाहिए 73, तो ये भी सेम पार्ट हो गया 60, ये बीच वाला 70, 72 और ये 73। अब है 500, 500 के साथ 98 है, तो 98 है मतलब 80, ये 90, 92, 4, 6, 8, ये 98 वाला पॉइंट। 550 के साथ है 113, तो 100 ये रहा, 110 ये रहा, 112 और 113 अगेन बीच वाला पॉइंट ले लेते हैं 113। लास्ट है 600, 600 के साथ तो 120 है, तो ये 120 वाला ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ दिस। अब हम इन सब को ज्वाइन करते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे या फिर स्केल से बहुत लाइटली ज्वाइन करो, बट एक फ्री हैंड ज़रूर चलाओगे इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं 250 जो इसका लोअर था वो उसको ज़ीरो मान करके यहाँ से ज्वाइन करते हुए ये सारा लेंगे। और इसको हम ज़ीरो से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये डबल लाइन कहीं नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पे मीडियन हमारा 60th टर्म आया था, तो ये रहा 60th टर्म। 60th टर्म से हम मीडियन निकालते हैं, ये पॉइंट आता है। इसका मतलब इधर से हमने इधर पता किया तो मीडियन वेज ये पार्ट आया है। ये 400 है, ये 450 है। 400 और 450 के बीच का पार्ट क्या होता है? 425। ये 425 है तो ये 430 होगा। सो 435 जो है वो तो मीडियन वेज आ गया। तो हम यहाँ पे तो लिख देते हैं कि ठीक है ₹435 हमारा मीडियन वेजेस है। और नंबर बी में पूछ रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ वेजेस। तो इंटर क्वार्टाइल मतलब कि अपर और लोअर दोनों को माइनस करना है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ वेजेस यानी कि Q3 माइनस Q1 करना है। तो थर्ड टर्म पहले तो क्या होगा, तो Q3 जो होगा अपर क्वार्टाइल जो होगा वो कौन सा टर्म होगा? दैट विल बी 3n अपॉन 4, मतलब कि 3 इंटू 120 अपॉन 4, तो 90th टर्म। और Q1 होगा n/4 मतलब 120 अपॉन 4 यानी कि 30th टर्म। तो हमको 90th टर्म माइनस 30th टर्म करना है। तो चलो पहले निकालते हैं ये 90th टर्म क्या है और 30th टर्म क्या है। सो देखो 90th टर्म के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये 80 है तो 80 और 100 के बीच ये 90 है। तो एक तो ये 90th टर्म, ये देखते हैं क्या आता है, मतलब हमको Q3 अपर क्वार्टाइल निकालना है। ये पार्ट आया इधर बीच में आ रहा है। तो हमारा इधर में आया है Q3। तो ये Q3 हम क्या ले, देखो 450 और 500 के बीच में 475 होता है। ये 480, 485 और 480 के बीच में है। तो 484 ले सकते हो, 485 ले सकते हो, दोनों ही ठीक होगा। तो हमको ये देखना है 484 आया हमारा। अब दूसरा 30th टर्म देखते हैं, 30th टर्म क्या आता है। तो ये रहा हमारा 30th टर्म। थर्टियथ टर्म जो है वो इधर आ रहा है, इधर से इधर आया। इसमें भी ये बता देते हैं, इधर से इधर आया। अच्छा, यहाँ पे 350 और 400 के बीच में आता है 375। 375 के पहले वाला यानी 370। तो Q1 जो है वो 370 आया, Q3 Q1 और ये Q2 था। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? 484 माइनस 370 यानी कि ये 4 है। 114 विल बी द आंसर। अभी अगर 484 की जगह 485 भी हो, 115 हो, 113 हो, उतना चलता है, एक एक दो पॉइंट का डिफरेंस चलता है।
ना नंबर सी पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस इज अबव ₹475। तो हम पहले तो देखते हैं कितने वर्कर्स हैं जिनका वेज 475 से ऊपर है। तो देखो वेजेस हम यहाँ देखेंगे 475 का है, 450 और 500 के बीच का ये जो पॉइंट है ये 475 है। तो 475 से हम देखते हैं ये वर्कर्स कहाँ जा रहा है। तो हम इसको इस ग्राफ में ही काटते हैं, ये पॉइंट इधर, यानी कि इस लाइन पे कट हो रहा है। ये 80 है, ये 90 है, 90 से नीचे, 90 से नीचे ये हो गया 88, 86। तो 86 वर्कर्स को तो 475 से कम का मिल रहा है, यानी 120 माइनस 86 करें तो हमको मिल जाएगा जिनको अबव मिल रहा है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्कर्स कितने हुए 120 थे और उसमें से माइनस कर दिया हमने 86 क्योंकि इनको तो कम मिल रहा है, तो ये हमको मिल गया 34 वर्कर्स। देयरफॉर परसेंटेज क्या हुए 34 जिनका हमको निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स और परसेंटेज में चेंज करना है इंटू 100। सो 0 0 कट गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 17, बस इतना ही जा रहा है। सो ये 85/3 हो रहा है परसेंटेज, यानी कि 3 2 जा 6, 7 8, 3 8 जा 24, 28 1/3% जो है, दिस विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 है सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन से बहुत ही कॉमन ईजी सम दिया है। नाउ ये हमारे पास सम है, हम शुरू में ही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे। सो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर में और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये रहा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में, बस ये ध्यान रखा करो कि साइन चेंज हो जाता है बाहर का। यहाँ 3 था तो मतलब 3/1 मानो, तो ऊपर हुआ 3 + 1, नीचे हुआ 3 - 1। तो यहाँ ये कटता है, इधर ये कटता है, तो ये ऊपर में है 2 टाइम्स √2 + x और नीचे है 2 टाइम्स √3 - x इज इक्वल टू 4/2। ये भी कट रहा है, 2 2 जा 4, ये भी 2 2 कट गया। सो अब हम करते हैं, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 2 + x और ये 3 - x हो गया और इधर 2 2 जा 4 हो गया। नाउ अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 2 + x माइनस 4x माइनस x इज इक्वल टू 2 - 12 माइनस 5x इज इक्वल टू -10 आया। तो x की वैल्यू निकालने बोल रहा है 10/5, दैट इज़ 2 एंड इट इज़ द आंसर। बहुत ही ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 दिया हुआ है यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, hence construct a circle circumscribing the hexagon, measure and write down the length of the circumradius. Let us do this. Now regular hexagon के सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं, तो 4.5 सेंटीमीटर लंबा साइड है, तो हम सबसे पहले वही करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ से। चलो ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ और अब हम 120 डिग्री इसके दोनों तरफ बनाएंगे। सिक्सटी 120, सिमिलरली इस साइड भी। अब यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये 4.5 हमको अभी मेजर करना है, एक बार का ऐसे ही खींच देते हैं। अच्छा अभी 4.5 यानी कि इसी के बराबर लेंथ है, तो इसके बराबर तुम यहाँ काटो एक, ये 4.5 है और इसी के बराबर यहाँ काटते हैं हम,
ये भी 4.5 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से चालू होता है तो ये ए है, ये बी है, और ये जो इधर वाला पॉइंट है ये सी है, फिर आएगा डी ई, तो ये आएगा एफ। ओके, यहाँ से भी हम एक एंगल बनाते हैं 120 का। तो ये रहा एंगल सी, यहाँ से 120, और इधर एफ से भी 120 चाहिए। तो यहाँ से लाइन लेकर के खींचते हैं। अब ये 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो अगेन मेजरमेंट ले लो 4.5। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर। अब हमको इसका सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हमको चाहिए 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो कोई भी 2 साइड समझ लो, एक ए बी है, ए बी का ले लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक बी सी का ले लेते हैं। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से हम किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस लेंगे। तो समझ लो ओ से तुम सी का डिस्टेंस लेते हो, या फिर ओ से बी का लो, या फिर ओ से ए का लो, सबका डिस्टेंस सेम ही हो रहा है। और उससे तुम, वो रेडियस हो गया तुम्हारा, उससे तुम अपना ये सर्कल खींच दोगे। ये पूरा हो गया, और इसका पूरा नाम दे देते हैं ए बी सी। ये डी था, ये ई है, ये एफ है। नाउ नेक्स्ट लेंथ पूछ रहा है रेडियस का। तो यहाँ किसी भी, क्योंकि सब सेम ही होंगे, तो कोई भी एक लाइन खींच लो। मान लो मैंने जैसे ओ ए खींच लिया, तो ओ ए को खींच करके और इसका लेंथ पता कर लो। तो ओ ए विल बी 4.5 सेंटीमीटर या 4.6 अराउंड हो रहा है। तो 4.6 आ रहा है मेरा। तो इसका आंसर 4.6 सेंटीमीटर होगा। तो वी विल राइट दैट सर्कम रेडियस हमारा कितना आया? 4.6 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। नाउ सम नंबर 10 पार्ट 3 है। An observer standing on the top of a lighthouse 150 meter above the sea level watches a ship sailing away. As he observes, the angle of depression of the ship changes from 50 degree to 30 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. Give your answer correct to the nearest meter. Use mathematical table for this equation. नाउ दिस इज़ द सम। ये डायग्राम बनाएंगे हम। 150 मीटर अबव द सी लेवल है, मतलब ए बी जो है 150, ये टावर, ये लाइट हाउस है। और पी पे था पहले वो शिप, 50 डिग्री पे था, एंगल बना रहा था ऊपर से देखने पे। बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब ही वो दूर चला गया। हाँ, एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं बनाया, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो तुमको यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए इधर भी लाइन खींचोगे डॉटेड, और ये बताओगे कि ये एंगल जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले 50 डिग्री था, और इधर से इधर तक जो है ये 30 डिग्री था। ये दिखाओगे। दो हम सम ऐसे करेंगे। अब क्योंकि टेबल यूज़ करने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री की वैल्यू चाहिएगी, और इसमें हमको tan 50 चाहिएगा, इसलिए मैंने टेबल से देख लिया वैल्यू। tan 50 डिग्री 1.19175 है, ये मैंने लिख दिया। अब हम करते हैं सम हमारा। तो हमको डिस्टेंस क्या पता करना है? इतनी सी देर में ये P से Q जो पहुंचा है, ये डिस्टेंस पता करो। तो यहाँ तो देखो 90 डिग्री है, तो हमको ये दोनों डिस्टेंस यानी BQ और BP दोनों पता करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले BP पता करते हैं। उसके लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ABP, इसमें ये बेस पता करना है, तो हम लिखेंगे tan 50 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि AB अपॉन BP होता है। tan 50 डिग्री हमको पता है 1.19175 है,
यानी कि दिस इज इक्वल टू 150 अपॉन BP है, तो BP की वैल्यू क्या आएगी, BP इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 1.19175, पॉइंट हटा, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगेंगे, ये हट जाएगा। जितना कट रहा काटो, बाकी हम फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, 5 2 10, 1 2 3 4, फिर से 5 से जा रहा है, 5 4 20, 1 2 3। ना हमारे पास में BP क्या बचता है, 15 इंटू 4 60 होता है, और 1 2 3 4 अपॉन 4 7 6 7, तो ये हम BP के वैल्यू निकाल देते हैं। इसका आंसर कुछ आया 125.865 कुछ आया है, तो हम उसको अराउंड 125.9 ले लो, या ठीक है 125.865 आया था, तो 125.87 मीटर ले लेते हैं। ये तो आया BP। अब हमको चाहिए QP की वैल्यू, उसके लिए हम पूरा Q भी लेंगे, तो हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला ABQ। तो इन ट्राइंगल ABQ में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, मतलब AB अपॉन BQ होता है। tan 30 हमको पता है 1/√3 है, और AB 150 है, तो BQ की वैल्यू आ गई 150 इंटू √3। √3 होता है 1.732, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 से, और देखते हैं कितना वैल्यू आता है। इसका वैल्यू आया 259.8, तो 259.8 है, तब हम इसको भी 1 डेसिमल पॉइंट में ले लेते हैं, तो 125.87 है, तो 125.9 मीटर ले लो। तो अब हमको QP चाहिए, तो QP इज इक्वल टू होता है, दोनों को माइनस करो, यानी कि BQ में से माइनस करो BP को, या फिर 259.8 में से 125.9 माइनस करो, सो उतना मीटर आ रहा है। 18 में से 9 गया 9, 8 3 3 133.9 मीटर। 133.9 मीटर को, क्योंकि नियरेस्ट मीटर बोल रहा है, तो नियरेस्ट मीटर 134 मीटर होगा, सो 134 मीटर विल बी द आंसर। सो इस सम के बाद हमारा ये पूरा B सेक्शन भी कंप्लीट हो गया मैथ्स का। सो इस मैथ्स स्पेसिमेन पेपर के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, जो सम्स हम लोगों ने देखे, उसमें कुछ एक ईजी थे, कुछ एक हल्के से ट्रिकी थे, कुछ ऐसे सम्स थे जो हमने आज तक कभी बुक में किया नहीं है। जैसे कि हिस्टोग्राम वाला जो था, उससे जब मोड पता करना है, तो वो पार्ट हमने किया नहीं था कि अगर फर्स्ट ही बार अगर हाईएस्ट वाला हो तो फिर पहले हम किससे खींचेंगे, कैसे लेकर के आएंगे, वो नई चीज़ थी। और जो सर्कल वाला सम था, थ्योरम वाला, वो थोड़ा सा जो डायग्राम था वो ऐसा था जैसे कि बहुत टफ सम है, बट जब करने जाते हैं तब हम देखते हैं कि नहीं, बहुत ही इजी इसके थ्योरम्स मिल रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिस करोगे एंड वी कैन अज्यूम दैट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम। इसका मतलब एग्जाम में बहुत इजी वाले सम नहीं आएंगे, बट जो थ्योरम है, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो एज इट इज़ आएगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई टफ कुछ भी सम नहीं आने वाला है। तो प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, और किसी भी चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे लिख करके बताओ कि उसमें क्या कन्फ्यूजन है। किसी चैप्टर के ज़्यादा चाहिए अगर सम्स, कुछ और प्रैक्टिस करनी है तो भी मुझे लिख के बताओ, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस, बिकॉज अभी टाइम है। ओके, सो आई विल कम अप विथ अनदर सॉल्यूशन ऑफ अनदर स्पेसिमेन पेपर, साइंस पेपर्स। टिल देन keep on practicing the sums and share this video with your friends, because sharing is caring. Bye bye. Jai Hind.